उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सभी प्यारे भाई बहन ये जानते ही हैं, या फिर अगर आप कहा जाए गाइस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसमें साइंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरे भाई मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा साइंस का सीरीज जो है लगातार चल रहा है और ये जो सीरीज है ये सीरीज नंबर 11 है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि ये हमारी क्लास नंबर 11 है। इसके पहले हमने 10 तक अच्छे से कंप्लीट किया, नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आप हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हो। ये क्लास नंबर कौन सी है? तो ये क्लास नंबर 11 है। जो भी मित्र इसके पहले की क्लास को नहीं देखे हैं वह देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई बहन आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और देखो मैं आप सभी से आज की इस क्लास में एक निवेदन करता हूँ और हमें उम्मीद ही नहीं कहा जाए तो ये गाइस पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस जो गाइस निवेदन कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है, इसे आप पूरा करेंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप कम से कम हमारा सपोर्ट करें। मेरे भाई इस क्लास को या फिर इस चैनल को आप अपने मित्र तक शेयर कर दिया करो। जो भी आपके भाई बहन तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की तैयारी करते हों, लेखपाल की तैयारी करते हो, मेरे भाई लेखपाल में भी हिंदी वही आएगी है ना। थोड़ा जीके गाइस आपका ग्रामीण परिवेश से होगा लेकिन कुछ जीके भी आपके आने वाले हैं। इसके अलावा कहा जाए मेरे भाई जैसे आप आरआरबी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जीके आपका कंपलसरी होता है, जीके भी आपका आता है, हिंदी भी लगभग हर एक एग्जाम में आती है मेरे भाई। ठीक है, तो अपने मित्र तक जो भी आपके प्यारे भाई बहन हैं, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है गाइस, उसमें आप इस क्लास को शेयर कर दिया करो। कोई भी क्लास हो, चाहे जीके हो, हिंदी हो, मैथ, रीजनिंग या फिर गाइस आपका साइंस हो, कोई भी क्लास हो, आप हर एक क्लास को शेयर कर दो मेरे भाई। मैं आप सभी से केवल यही निवेदन करता हूँ। अगर आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे मेरे भाई तो मैं आप सबके लिए जितनी ताकत लगा सकता हूँ, जितने में गाइस आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ, हर संभव हमारी कोशिश जारी रहेगी। मेरे भाई मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार फिर से ध्यान रहे मेरे प्यारे मित्र कि आप सभी लोग हमारा कृपया सपोर्ट कीजिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को शेयर कर दिया करो और अपने मित्र तक इस क्लास को पहुंचा दो। चैनल के बारे में बता दो कि वहाँ पर भी तैयारी करवाई जाती है, वो आकर के यहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं। फ्री में करवाई जाती है, कोई रुपए पैसे नहीं लिए जाते हैं और ना ही मैं रुपए पैसे आपसे लूँगा। जो भी मैंने आपको बुक्स वगैरह दी है अपने टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में दी है। लूसेंट बुक मैंने आपको दी है, घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक मैंने आपको दी, आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की बुक मैंने आपको दी, आर.के. झा की रीजनिंग बुक मैंने आपको दी, आर.एस. अग्रवाल मैथ की गाइस पब्लिकेशन की बुक जो है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर दी। इसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको उस फिजिक्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ दी। इसके अलावा मेरे भाई मैंने आपको 500 से अधिक वन लाइनर जीके क्वेश्चंस दिए। जियोग्राफी की बुक मैंने दी गाइस, घटना चक्र साइंस की बुक मैंने दी आपको। बहुत सारी बुक्स हैं, लगभग गाइस अगर आप देखेंगे तो 800-900 से अधिक फाइल्स पड़ी हुई हैं टेलीग्राम पर। अगर आप एक एक फाइल को अच्छे से पढ़ो ना तो गाइस मैं दावा करता हूँ कि अगर आप आज से कहीं भी कुछ भी ना पढ़ो ना, अगर आप उतना ही पढ़ लोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई आप सभी पढ़ते रहो क्योंकि इस बार आप सभी को सिलेक्शन लेना है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आउट प्रोटेक्टिंग डिवाइस जिन्हें आप कहते हो घरेलू फ्यूज तार, गाइस इसका जो गलनांक होता है ये कैसा होता है, समझना इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे। घरेलू फ्यूज तार या फिर आउट प्रोटेक्टिंग डिवाइस का गलनांक कैसा होता है? मेरे भाई सभी इसका आंसर जानते ही हैं और जब जानते हो तो फटाफट आंसर दे दो, इसमें सोचने की क्या बात है। मेरे मित्र आप सभी जानते हैं कि जो घरेलू फ्यूज तार होता है, जो इसका गलनांक होता है ये कैसा होता है मेरे भाई, ये होता है आपका निम्न। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? निम्न गलनांक। ऑप्शन बी आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो गाइस घरेलू फ्यूज तार होते हैं, अगर कहा जाए मेरे मित्र तो इसका जो गलनांक है ना ये निम्न होता है, लेकिन जो इसका प्रतिरोध है, जो इसका गाइस रेसिस्टेंस है वो उच्च होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो घरेलू फ्यूज तार होते हैं इसके प्रतिरोध कैसे होते हैं। तो याद रखना मेरे भाई इसका जो प्रतिरोध होता है ये कैसा होता है? उच्च होता है, लेकिन जो इसका गलनांक होता है मेरे मित्र ये कैसा होता है? निम्न होता है। और जो फ्यूज के तार होते हैं मेरे प्यारे भाई याद रखना, जो फ्यूज के तार होते हैं ये मुख्यतः टिन, शीशा और तांबा,
टिन, शीशा और तांबा के मिश्रण से बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसका आंसर आप सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आए गए हैं, हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो आपको टफ लगे, जो आपको गाइस कठिन लगे, आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो, उसके बाद आप उसे अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है मित्र, देखो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब है मेरे भाई ये एसी को डीसी में बदलता है। याद रखना, रेक्टिफायर जो है ये एसी को डीसी में बदलने के काम आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, एसी को चेंज करता है डीसी में, कौन, तो रेक्टिफायर। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला मेरे भाई कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण। कोई धातु का तार है और उसमें जो गाइस इलेक्ट्रिसिटी है ये किस प्रकार से या फिर किस कारण से फ्लो होगी। मेरे भाई क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखो मेरे प्यारे मित्र, जो धातु के तार होते हैं इसमें विद्युत का प्रवाह जो होता है ये किन के कारण होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण। सभी जानते हैं ना किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है मेरे भाई, ऋण आवेश होता है, आप सभी मित्र जानते हैं। ठीक है, कोई नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता रहता है ना, और उसके नाभिक के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलो मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने, टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा प्रवाहित होती है ये कैसी ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। देखो मित्र, जो टेलीफोन लाइन है इसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो वो होती है विद्युत ऊर्जा या फिर जिन्हें आप कहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेरे भाई विद्युत ऊर्जा जो है ये टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे मित्र प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। वाट को प्रकट कर सकते हैं किसमें, कहने का मतलब ये है जैसा आप सभी जानते हैं कि जो शक्ति या फिर कहा जाएगा इस पावर, जो सामर्थ्य है या शक्ति है या पावर है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है, वाट ही होता है। और वाट को हम किस और रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी ये तो जानते ही हैं कि शक्ति को गाइस मतलब शक्ति की डेफिनेशन क्या होगी, शक्ति की डेफिनेशन होती है कार्य करने की दर या फिर किसी भी कार्य को करने में लगाए गए समय, है ना। इसी को ही कहा जाता है मेरे भाई वाट, या फिर इसी को ही कहा जाता है शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या हुआ मेरे भाई, कार्य करने की दर यानी कि कार्य बटे समय। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड जो है मेरे भाई इसको हम वाट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड जो है आपका ऑप्शन सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसकी इकाई है, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेरे प्यारे भाई ये किसकी इकाई है या फिर ये किसका मात्रक है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेरे प्यारे भाई बहन ये ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऊर्जा का। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं ऊर्जा का, ये बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा गाइस, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है ना इसका आंसर, तो इसे आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पर बी नहीं बल्कि ए होना चाहिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय होता है।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में ऊर्जा व्यय होती है, उसे कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि उन दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है उन्हें कहते हैं एक वोल्ट विभवांतर। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है कि करंट या फिर जिन्हें आप कहते हो धारा को ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। समझना कह क्या रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा फटाफट। देखो कह क्या रहा है कि करंट को ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच, करंट मतलब धारा को ले जाने वाले दो समांतर तार हैं, उसके बीच का जो बल है मेरे भाई वो किसकी परिभाषा देगा, वह देगा किसकी परिभाषा, वो देगा एम्पियर की परिभाषा। जो गाइस विद्युत धारा का SI मात्रक होता है वह क्या होता है, एम्पियर ही तो होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी देख लेना, मैंने कट बिल्कुल भी नहीं किया है बुक से, सारे के सारे मैं बुक से ही करवा रहा हूँ आपका यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। मेरे भाई समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना इम्पोर्टेंट है। देखो क्या रहा है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें। मेरे मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल से लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ो। पहले क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार सभी मित्र, क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। समझो विद्युत प्रतिरोध जो है मेरे भाई ये मापा जाता है किसमें, तो ये मापा जाता है एम्पियर में। ओ सॉरी, विद्युत प्रतिरोध कह रहा है ना, विद्युत धारा अगर कहा जाता तो एम्पियर होता, विद्युत प्रतिरोध जो है मेरे भाई ये ओम में मापा जाता है, कुछ इस प्रकार से इसका प्रतीक होता है। ओके, तो यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध मापा जाएगा ओम में, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ऐसी जनित्र या फिर जिन्हें आप कहते हो मेरे भाई जनरेटर में मुख्यतः क्या क्या होता है, आर्मेचर या फिर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबकत्व और स्लिप रिंग और बुशेच, या फिर सभी यानी तीनों। एसी जनित्र या फिर जनरेटर में मुख्यतः क्या क्या होता है ये आपसे कह रहा है। तो याद रखना मेरे भाई, एक एसी जनित्र में आर्मेचर भी होता है, क्षेत्रीय चुंबकत्व भी होता है, स्लिप रिंग और बुशेस भी होते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर आपका सभी यानी कि तीनों के तीनों होते हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप देख लेना, इसका एक्सप्लेन भी देख लेना मेरे भाई। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि गाइस जो लिखा गया है आप भी उसे पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। चलो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से कैसा होगा। कहने का मतलब है कि कोई चालक तार है, अगर उसका प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध जो है वो तापमान बढ़ा दिया जाए तो कैसा होगा। मतलब अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो चालक तार का प्रतिरोध कैसा होगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई अगर किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। तो जो भी मित्र जो भी करेक्ट आंसर यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी बढ़ता है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ लेना मेरे भाई। तापमान बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अगर तापमान बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा, याद रखना। और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था मेरे भाई, चालक का। ठीक है, तो जब तापमान बढ़ेगा तो चालक का तापमान बढ़ेगा, और अगर तापमान बढ़ेगा तो अर्धचालक का तापमान घटेगा, अर्धचालक का, तब ये गाइस सेमीकंडक्टर या फिर जिन्हें आप कहते हो अर्धचालक, तब उसका तापमान घटेगा। ठीक है, तापमान बढ़ने से अचालक के प्रतिरोध पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि चालक का प्रतिरोध जो है मेरे भाई वो तापमान बढ़ने पर बढ़ेगा,
अर्धचालक का तापमान जो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है मेरे भाई ये तापमान बढ़ने पर घटेगा, और जो अचालक है इसका प्रतिरोध जो है ये तापमान बढ़ेगा या फिर तापमान घटेगा, कुछ भी होगा इस तो इसका जो प्रतिरोध है इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तीनों की तुलना आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसके ज्ञात करने के लिए करते हैं? फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो गाइज आप सभी जानते हैं कि फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, बाएं हाथ के नियम और दाएं हाथ के नियम। सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी था, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो जानते होंगे। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम किससे ज्ञात करने के लिए करते हैं मेरे भाई? याद रखना, इससे हम ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा। कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक जो है गाइस इसको ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के लॉज का प्रयोग करते हैं, या फिर जिन्हें आप कहते हो बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। इनके बाएं हाथ का नियम क्या है मेरे भाई? आप सभी जानते हैं कि बाएं हाथ का अंगूठा जो है और तर्जनी जो है और मध्यमा जो है गाइस ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है। और ये इस प्रकार रखे जाते हैं कि जो गाइस तर्जनी जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र जिन्हें गाइस हम बी से प्रकट करते हैं, ठीक है, वी वेक्टर से प्रकट करते हैं। और जो उसकी मध्यमा होती है विद्युत धारा, यानी कि गाइस जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसके दिशा को दर्शाती है, और जो अंगूठा होता है ये उसके फोर्स की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है? सभी जानते होंगे, फटाफट आंसर दे देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर जानते हो तो फटाफट आंसर दे दो, और क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। मेरे मित्र याद रखना, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट जो है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, टंगस्टन। तो जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी टंगस्टन बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्या कह रहा है कि लोहे की जंग होती है। लोहे की जंग जो है मेरे भाई ये कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, या फिर प्रतिवर्ती प्रक्रिया जिन्हें आप कहते हो रिवर्सिबल, या फिर मिश्रण है? मेरे मित्र याद रखना, जो लोहे की जंग है ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहले तो गाइस आपको मतलब ऑप्शन दिया गया, स्थान दिया गया है, खाली स्थान। उसके बाद कहा गया है कि कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। प्लास्टिक बैग के कचरे में, धातु के कचरे में, सब्जी के छिलके के कचरे में, या फिर ग्लास यानी कि कांच में। मेरे भाई समझना, कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है, मतलब गाइस एक कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक मतलब गाइस कहा जाए तो बिल्कुल बेस्ट होता है, कुछ भी मतलब नहीं होता, उसे कहा जाता है अपशिष्ट, ठीक है। तो सब्जी का जो छिलका होता है मेरे भाई, सब्जी का छिलका, चाहे वो कटहल का छिलका हो या फिर गाइस आप कहते हो लौकी का छिलका, ठीक है, कुछ भी छिलका हो मेरे भाई, किसी भी सब्जी का छिलका हो, वो एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है उसके कचरे में, ठीक है। उसके कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल वायर या फिर गाइस जिन्हें आप कहते हो विद्युत तार हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल वायर में किस रंग के गाइस जो अंतरराष्ट्रीय रंग होता है, अंतरराष्ट्रीय रंग आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल वायर के लिए गाइस ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें हम किस रंग के तार का प्रयोग करते हैं? जो न्यूट्रल वायर या फिर न्यूट्रल तार कहते हैं ना, न्यूट्रल होता है यहाँ से, तो वही न्यूट्रल गाइस वायर को दर्शाता है। किस रंग का तार मेरे भाई, किस रंग का तार दर्शाता है? तो वो हो जाएगा आपका नीला तार, ठीक है, नीले रंग का तार। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो गाइस कि जो इलेक्ट्रिकल वायर है इसके हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड कौन से हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लेना। मैं गाइस आपको यहाँ पर पूरा दिखा रहा हूँ। जो गाइस आपका प्रोटेक्टिव अर्थ होता है इसके लिए ग्रीन और येलो रंग के तार का प्रयोग करते हैं।
जो न्यूट्रल होता है इसके लिए हम नीला या फिर ब्लू रंग का प्रयोग करते हैं। जो लाइन होती है सिंगल फेज होते हैं इसके लिए हम ब्राउन रंग का प्रयोग करते हैं। लाइन 3 और फेज L1 के लिए हम ब्राउन का प्रयोग करते हैं। लाइन 3 फेज L2 के लिए हम ब्लैक का प्रयोग करते हैं और लाइन 3 फेज L3 के लिए हम ग्रे रंग के तार का प्रयोग करते हैं। ये आपका गाइस इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके मेरे मित्र, अगला आपके सामने है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह या फिर सर्किट में जो गाइस धारा होती है उसका पता लगाने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाएगा मेरे भाई गैल्वेनोमीटर का। किसका प्रयोग, गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा गाइज आप देख लेना। यहाँ पर गाइज आपको मैं बता दूं जो एनीमोमीटर होता है यहाँ पर लिखा तो देख लो। एनीमोमीटर जो होता है मेरे भाई ये हवा की शक्ति और गति मापता है एनीमोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर जो है मेरे भाई ये हवा का दाब या फिर जिन्हें आप कहते हो वायु दाब उन्हें मापता है। लैक्टोमीटर जो है मेरे भाई ये दूध की शुद्धता मापता है, जो आजकल शुद्ध बिल्कुल भी नहीं मिलता है ना। दूध आप कितने भी गाइस कह दो, चाहे वो 80 रुपये लीटर है उनसे कह दो दूध वालों से, लेकिन वो पानी जरूर डालेंगे दूध में, है ना। तो लैक्टोमीटर जो गाइस ये प्रयोग करते हैं हम दूध की शुद्धता को मापने के लिए। ओके मित्र, अगला है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। अब मेरे मित्र समझना है यहाँ पर रेसिस्टेंस या फिर जिन्हें आप कहते हो प्रतिरोध। ठीक है, रेसिस्टेंस या फिर जिन्हें आप कहते हो प्रतिरोध, इसकी यूनिट क्या है। थोड़ा सा घुमाया गया, इंग्लिश में लिख दिया गया बस। मेरे मित्र इसकी यूनिट क्या है, ओम है। वही है ना, ओम है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेना यहाँ पर सारा का सारा। ठीक है, ये जो इसका गाइस ऑप्शन दिया गया है ना, ये सारे के सारे यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, इसके ऑपरेशन कर दिए गए हैं। मित्र अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई क्या है। मेरे मित्र बस वही क्वेश्चन कहा गया, थोड़ा ऊपर घुमाया गया। ऊपर क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपसे, रेसिस्टेंस का प्रयोग मतलब एसआई गई। नीचे आपसे क्या कहा गया, प्रतिरोध की एसआई गई। थोड़ा सा घुमाया गया ना, बस सेम वही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका ओम ही करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ओम आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ आप देख लो, इम्पोर्टेंट है आपका। कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियाँ उनके मात्रक लिखे गए हैं, मैं सारे के सारे पढ़कर दिखा देता हूँ। क्लास चाहे जितनी लंबी होगी इसको लेकर के आप चिंता बिल्कुल भी ना करो, अच्छे से कंप्लीट आ जाए। क्लास चाहे 2.5 या 3 घंटे की बन जाए, कुछ मतलब नहीं होता है ना। देखो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है मेरे भाई ये कूलाम होता है। हालांकि मैंने इससे संबंधित क्लास आपको दे दी है, फिर भी आपको देख लेना यहाँ पर आवश्यक है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। यहाँ पर फैराडे है, फिर फैराड भी है तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फैराडे आपका एग्जैक्ट सही है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत विभव या फिर विभवांतर का होता है वोल्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है न्यूटन प्रति कूलाम। और तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन। ऊष्मा होता है मेरे भाई जूल, और ऊर्जा भी जूल ही होता है, कार्य भी जूल ही होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। स्वप्रेरण गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है मेरे भाई वेबर, याद रखना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो है होता है मित्र इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है इसका जो गाइस मतलब मान होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और प्रतिबल का जो मात्रक होता है मेरे भाई यह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्र, और इसके बाद आप इसे नोट्स कर लेना अपने नोट में। ठीक है, अगला है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरे मित्र एक कंडक्टर या फिर जिन्हें आप कहते हो एक चालक का जो प्रतिरोध होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना मेरे भाई, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वो होता है अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, पूरा का पूरा गाइज आप देख लेना। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पढ़ने से,
आपको भी वही पढ़ना है जो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर गाइज आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना मित्र, ठीक है। देखो जो नीचे एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं ना, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो गाइज आपका कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसके द्वारा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी मित्र जानते भी होंगे, फटाफट आंसर दे देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य जो होता है मेरे भाई, जो विद्युत अपघट्य होता है, इसके अंदर जो विद्युत धारा है ये प्रवाहित होती है किसके द्वारा? धनायनों और ऋणायनों के द्वारा। किनके द्वारा? धनायनों और ऋणायनों के द्वारा, जिन्हें आप कहते हो कैथोड एनोड। तो मेरे मित्र धनायनों और ऋणायनों के द्वारा विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा जो है ये फ्लो होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? मेरे मित्र याद रखना क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे हम चाहे चुंबकीय प्रेरण कहें, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहें, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहें, सारी की सारी बात एक ही लिखी गई है, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, अच्छे से देख लेना मेरे भाई। ओके, चलो मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया जाए, फिर भी समझाने की दृष्टि से गाइज आपका थोड़ा लंबा हो जाता है, समझो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रबलता होगी कैसी होगी? जो कुंडली होती है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं कि जो गाइस कुंडली होती है ये कहा जाए तो दो प्रकार की होती है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की होती है, ठीक है। प्राथमिक कुंडली या फिर जिन्हें आप कहते हो गाइस प्राइमरी, और दूसरी होती है आपकी गाइस सेकेंडरी कुंडली, ठीक है, यानी कि द्वितीय कुंडली। तो जो कुंडली होती है मेरे भाई, इसमें अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, फेरे जो गाइस फेरे लगाए जाते हैं वो तांबे के तार के लगाए जाते हैं, ठीक है। अगर मोटे तांबे के तार लगाए जाते हैं तो फेरों की संख्या कम होगी, अगर पतले लगाए जाते हैं तो फेरों की संख्या अधिक होगी। तो कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता प्रबलता कैसी होगी मित्र? याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ जाती है, ठीक है। अगर फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लिखा गया, देख लेना, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किससे अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? मतलब ये हुआ कि इसमें जो गाइस आपको नीचे लिखे गए हैं कि निकल, लोहा, एल्यूमिनियम, चुंबक पत्थर, इसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण किसमें नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। निकिल, लोहा, एल्यूमिनियम, ये जो है गाइस चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। निकल भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, लोहा भी कुछ कुछ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, एल्यूमिनियम भी कुछ कुछ चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। बट मेरे भाई जो लैंड स्टोन है या फिर जिन्हें आप कहते हो चुंबक पत्थर, ये तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नीचे एक्सप्लेनेशन लिखे गए हैं, सारी की सारी देख लेना, ठीक है मित्र। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी? इसके अलावा अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे। देखो समय कभी भी नहीं आता, मतलब समय जो है गाइस ये सही समय कभी नहीं आता। जो समय अभी है वही सही समय है ना। लिखा गया, कुछ लोग कहते हैं अपना टाइम आएगा, है ना, लिखा होता है गाइस। कभी कभी मैंने टी शर्ट में भी किसी किसी के देखा है तो उसमें लिखा होता है अपना समय आएगा। मेरे भाई समय किसी का नहीं आता है, समय लाया जाता है। जो भी आपके पास आज समय है वही आपका सही समय है। इसका आप गाइस सदुपयोग करो, आपके लिए बेहतर होगा, आपका भविष्य बहुत ही बेहतर होगा, है ना। समझदारों, समझाने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप समझदार हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप सभी। तो मित्र हमारी जो मेहनत है ये आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और गाइस आपके यूपी जीके की क्लास का टाइम क्या रखा जाए ये आप कमेंट में ज़रूर बताना मित्र,
ठीक है। मेहनत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और आप सभी से मैंने पहले ही रिक्वेस्ट कर रखा है कि आप इस क्लास को शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सभी अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर कर दिया करें। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करें। तो मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।